हम आपकी बात करें, कॉलेज टाइम से ही आप पॉलिटिक्स में रहे और आप प्रेसिडेंट भी वहां पर बने और फिर आपको स्टूडेंट लीडर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। तो एक तरह से अगर शुरुआत मैं कहूँ तो वहीं से हो गई थी राजनीति में आने की, लेकिन वो राजनीति और जो भारतीय राजनीति है वहां के रंग और यहाँ के रंग दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या कहीं कुछ सिमिलैरिटी लगती है या फिर बिल्कुल ही एकदम नया रंग है? देखिए, पहले मैं कॉलेज मैंने अपनी बैचलर्स जो है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की मैंने, और यहाँ पर तो मुझे हिम्मत नहीं होती चुनाव लड़ने की, लेकिन अमेरिका जाने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस में मैं पढ़ा और वहाँ पर जो है मैंने पहले सेनेटर का चुनाव लड़ा तो बहुत आराम से मैं जीत गया। उसके बाद चुनाव लड़ा हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। तो मैंने तो कैंपेनिंग जो है वहाँ पे ज्यादा लोग करते नहीं थे, तो मैंने थोड़ी ज्यादा कैंपेनिंग की क्योंकि मुझे डर था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पता नहीं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो जब रिजल्ट आए तो मेरे साथ जो प्रेसिडेंट के लड़ रहे थे उन्हें तो वोट मिले 500, मुझे मिले 750। तो मुझे उनसे जो है 1.5 गुना मुझे वोट मिले और थोड़े दिनों में जब वो ग्रेजुएट हो गए तो मैं फिर प्रेसिडेंट बन गया। तो वहां पर जो है काम करने में बहुत मुझे अच्छा लगा और लोग बाग जो है बहुत खुले दिमाग के, मतलब एक ओपन माइंडेड लोग हैं। उन्होंने मुझे हर चीज जो भी मैं करना चाहता था मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। और फिर मुझे जब ये स्टूडेंट लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला तो मुझे अचरज हुआ क्योंकि मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो जब अवार्ड सेरेमनी जब चल रही थी तो जब उन्होंने अलग अलग अवार्ड दिए तो एक बार मन में जरूर बात आई कि लगता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जो सबसे बड़ा अवार्ड था जब उन्होंने बताना शुरू किया उसके बारे में कि इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने ये किया, तब तक उन्होंने नाम नहीं लिया था। तो मुझे लगा कि ये तो हो सकता है मेरे बारे में बात कर रहे हो क्योंकि मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ था। तो फिर उन्होंने नाम लिया तो मुझे मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव वहां पे रहा और जो वहां से सीखने को मिला तो वो जो है अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं करूँ। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि जो मैं सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ मैं पहले अपने सपनों का कुरुक्षेत्र बनाऊं। वहां पर लोगों को जो है सभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दिलवाएं। शिक्षा के स्तर में सबसे अच्छा होना चाहिए कुरुक्षेत्र का जो हिस्सा है, वहां पर सभी नौजवानों के पास रोजगार होना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है और मुझे जनता का और हमारी पार्टी के सभी लीडर्स का, सभी का मुझे बहुत सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे हासिल करके रहें। अब की जो आपने इलेक्शन लड़ा इसमें जो एक बहुत मुद्दा सुनने में आया था जिसमें आपका था वीड आउट करप्शन और क्लीन एनवायरनमेंट की बात करें, लेकिन जो एक करप्शन का मुद्दा है ये गाहे बगाहे बड़ा चर्चा में रहता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोग जो राजनीति में आते हैं वो गलत उद्देश्यों को लेकर के राजनीति में आते हैं। लोग तो भेजती है कि सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन अगर वो इसको एक माध्यम बना लें पैसा कमाने का और वो भी भ्रष्टाचार के द्वारा, करप्शन के द्वारा पैसा बनाने का अगर वो उसको जरिया बना दें तो इस बात से जो है मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भी करप्शन है। तो इसको जो है इसको ठीक करने के लिए से हमारी सरकार ने जो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो लोगों को दिया है कि जिससे सरकारी काम काजों में और ज्यादा पारदर्शिता आए, इससे मैं समझता हूँ कि काफी मदद मिलेगी। और जिस तरह का आज नेतृत्व है हमारे देश में, जिस तरह का नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दे रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी दे रही हैं, तो उससे लोगों को एक प्रेरणा मिली है कि सार्वजनिक जीवन के अंदर हम बहुत ईमानदारी से काम करें, लोगों की सेवा के भाव से काम करें। और जो सरकार में समय समय पर जो बातें उठती रहती हैं, अभी जैसे अगर कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के उठी या अभी जो 2G के बारे में उठ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन क्योंकि अभी इन बातों में इंक्वायरी चल रही है तो मेरा अभी कुछ इस पे कहना मैं ठीक नहीं बनता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इनके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे प्यारा रिश्ते पे बात की जाए, माँ, आपकी माँ को फिलहाल फोर्ब्स मैगजीन की सबसे अमीर माँ दुनिया की कहा गया और दूसरी तरफ स्त्री सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो आज जो नवीन जिंदल हमारे सामने बैठे हैं उसमें माँ का कंट्रीब्यूशन कितना दिखता है?
माँ का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है उसमें, क्योंकि बचपन से हमें पाला पोसा, माँ ने ही पाला पोसा। क्योंकि पिताजी हमेशा काम में बहुत व्यस्त रहते थे, घर से बाहर ज़्यादा रहते थे, तो जो भी हमारे में संस्कार हैं वो माँ के दिए हुए हैं। माँ ही हमें जो है गीता के बारे में पढ़ाती थी, रामायण भी हमें की स्टोरीज भी हमें सुनाती थी, हम ठीक से पढ़ें लिखें वो भी जो है वहीं इंश्योर करती थी। एक स्ट्रिक्ट होकर के हमें जो है डिसिप्लिन भी माने किया। तो जो भी हैं हम, मैं तो समझता हूँ कि उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की देन है। और वो खुद इतनी सादगी भरी हैं कि आप उनसे मिलेंगे तो आप उन्हें हिंदुस्तान की तो नहीं, आप कहेंगे किसी छोटे से गांव की भी वो जो है कि अमीर महिला नहीं कह सकेंगे। और सभी लोगों को, वो सभी को इतना प्यार देती हैं, इतने सरल स्वभाव की हैं। तो लोग बाग जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी मुझसे ज्यादा उनसे मिलना चाहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार वाली बात होगी आपकी। एक वो रिश्ता जो जिंदगी के बेहद करीब होता है, उस रिश्ते के बगैर एक मुकम्मल जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरा इशारा शालू जिंदल जी की तरफ है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना भी रही वो, एक समाज सेविका भी हैं, बहुत से काम वो कर रही हैं। आपकी टाउनशिप में भी बहुत योगदान है उनका। मुलाकात कैसे हुई और कैसे आपने सोच लिया कि हाँ ये मेरी जीवन साथी बनने के लिए बिल्कुल ठीक है, ये शी इज द राइट चॉइस? पहली बार तो हम लोग एयरपोर्ट पे मिले थे और उसके बाद फिर कहीं एक जगह और मिले, हमने बातचीत की और उसके बाद जो है हमारी शादी हो गई। 1 महीने तक हमारी सगाई रही, फिर शादी हो गई और अब 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को। और इन 15 सालों में हमारा रिश्ता जो है और अधिक मजबूत हुआ है। और वो भी अपने आप को बहुत एक्टिव रखती हैं। जैसे आपने कहा कुचिपुड़ी, तो उसमें बहुत उनकी मेहनत लगती है। आज काश उनका भी था उनका आने का प्रोग्राम, लेकिन उनको कोई व्यस्तता हो गई तो वो नहीं आ सकी। तो वो जो है हर रोज करीब 2 घंटे 2.5 घंटे अपनी डांसेस करती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। और जो अलग अलग फाउंडेशंस के साथ में फ्लैग फाउंडेशन से भी वो जुड़ी हुई हैं और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि कोई आदमी अकेला सोचे कि अकेला ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो टीम वर्क होता है। तो टीम की जो है, मेरी टीम की वो एक अहम हिस्सा है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वो बहुत सी बार आती हैं, लेडीज को मिलना करना, मुझे राय देना। तो इसलिए हर जगह जो है आदमी जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें शालू का जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें उनका भी एक बहुत कई बार लोग तो कोई चीज अच्छा बोल देते हैं। सपोज किसी इंटरव्यू को देखेंगे तो लोग जिससे बात करता हो तो सब अच्छा बताते हैं, लेकिन कमियां जो है वो बताती है कि यहाँ पे ये गलत किया, यहाँ पे ये गलत बोले, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो हमेशा बोलती है कि मैं आपको हमेशा धरती पर वापस लेके आती रहूंगी। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में आपका अपना एक क्रिटिक हो तो बहुत सारी गलतियां घर ही से पता लग जाती हैं। तो जो कहावत है कि निंदक नीरे राखिए, तो उनके होते हुए मुझे और निंदकों की आवश्यकता कमी पड़ती है। कमी पड़ती है। लाइव परफॉर्मेंस देखे आपने उनके? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उनके लाइव परफॉर्मेंस देखूं। बहुत अच्छी बात। उनके लाइव परफॉर्मेंसेस देख करके मुझे भी बहुत उससे प्रेरणा मिलती है। और बच्चों के लिए वक्त निकाल पाते हैं अपने इतने बिजी वक्त में? बच्चों के लिए समय में निकालता हूँ। और अभी कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी का जन्मदिवस था, तो उसमें हम पूरी फोटोज देख रहे थे। तो मुझे देख करके मुझे थोड़ा दुख ये हुआ कि जितना समय बिताना चाहिए था जब वो बच्चे छोटे थे, तो उतना समय मैंने नहीं बिताया। और अब जब मैं चाहता हूँ समय बिताना, तो बच्चे जो है इतने बिजी हो गए अपने स्कूल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो भी बहुत बिजी हो गए। तो इसलिए ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सभी माँ बापों को जो कि जिनके छोटे बच्चे हैं, कि हमें बहुत समय जो है अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। क्योंकि वो समय जो चला जाएगा तो वो समय कभी भी वापस नहीं आएगा। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिएगा आज सवेरे के साथ। और ब्रेक के बाद आज सवेरे में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज की शख्सियत है श्री नवीन जिंदल जी। नवीन जी, आप वंचित तबके के लिए भी काफी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मानना शुरू से रहा है कि अगर हम इस वंचित तबके को साथ लेकर चलते हैं तो जो राष्ट्र की प्रगति का जो परिदृश्य है वो और ही होगा। किस तरह से देखते हैं आप इस इशू को? देखिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें ये देखना है कि जो वंचित लोग हैं उसके लिए उसमें क्या हो रहा है। अगर जो भी हम कर रहे हैं उससे अगर जो वंचित लोग हैं अगर उन्हें अगर लाभ नहीं मिलता, तो फिर जो हमारा जो भी कुछ करना है वो फिर बेमाना है।
तो इसलिए प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा कर सकूं। जब हम एक उद्योग लगाते हैं तो उद्योग लगा करके हम देश के लिए हम संपत्ति बना रहे हैं, उसमें हजारों लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और जब राजनीति जब चुना है एक क्षेत्र, तो राजनीति में भी यही कोशिश है कि किस तरह से आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार की भी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनमें सब में प्रयास यही है कि आम नागरिक को फायदा हो, जो पिछड़ा वर्ग है उसको फायदा हो, दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको जो है गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का फायदा पहुंचे। तो हर सरकार का प्रयास तो ये है, लेकिन उसका जो क्रियान्वय होता है उसके अंदर कुछ कमियों के कारण जितना लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ नहीं पहुंच पाता। तो मेरा भी जनता का प्रतिनिधि होने के नाते ये फर्ज बनता है कि किस तरह से जो सरकार का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको किस तरह से और बेहतर बनाया जाए ताकि सही मायने में वो लाभ पहुंच सके। और इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं, जैसे जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो कि राशन की दुकानें हैं और है जहाँ सस्ता राशन मिलता है, हमें कुछ नए आइडियाज भी एक पायलट स्कीम के तौर पे हमें ट्राई करना चाहिए कि ना कि हम सस्ता अनाज दे करके या सस्ता केरोसिन तेल दे करके हम उतना पैसा जो है जो गृहिणी है उसके हाथों में दे दें। अगर हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ये कई इकोनॉमिस्ट ने कहा भी है, तो बीच के अंदर जो करप्शन होता है, काला बाजारी है, करप्शन है, वो सब खत्म हो जाएगा। बाकी देशों में फूड कूपन्स होते हैं, फूड कूपन्स हैं, या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें। अब हम यूनिक आइडेंटिटी कार्ड की हम बात कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर की हम सब सिटीजन्स के लिए बात कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ नए तरीके से हम करें। जो एक किसान है, गरीब किसान है, अगर वो सिर्फ है अपने गोबर की खाद इस्तेमाल करना चाहता है, उसे तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। और अगर कोई बड़ा किसान है, उसको फर्टिलाइजर पे बहुत जितनी ज्यादा लेगा उतना ज्यादा उसको सब्सिडी मिल रही है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं कि जिसपे हमें काम करने की आवश्यकता है और इनको छोटे पैमाने के ऊपर इनको ट्राई करने की आवश्यकता है कि उसमें फिर पता लगेगा हमें इसमें क्या फायदा हुआ है, क्या खामियां हैं। जैसे जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं कि योजना अच्छी बनती है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे एजेंडाज होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं क्या हम उनका इवेल्युएशन या मूल्यांकन ईयरली कर पाए, 3 मंथली कर पाए, 6 महीने में कर पाए, और फिर जो कुछ कमियां रह जाए उनके ऊपर फिर आगे बात की जाए? अमूमन ऐसा होता नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्कीम्स अगर हम देखें तो किसी को कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। पूरे देश में इतनी इतनी स्कीम्स हैं, सरकार हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए जो है लोगों की भलाई के लिए जो है हर साल खर्च करती है। तो इसमें जो कमियां हैं वो भी हम लोगों की हैं, चाहे वो ऊंचे लेवल पे हो चाहे वो नीचे लेवल पे हो, हर लेवल पे अगर थोड़ी थोड़ी कमियां होंगी तो उससे जो है वो जितना फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि इसमें हमें इसका मूल्यांकन इसका करना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि जो चीज काम नहीं कर रही, अगर कई सालों से अगर काम नहीं कर रही, तो उसमें चेंज करके उसमें एक बदलाव ला करके उसको हमें ट्राई करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जब बदलाव के खिलाफ होते हैं, जब आप बदलाव की बात करें, चेंजेस की बात करें, तो वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो मेरा हमेशा ये प्रयास होता है और एक सोच भी ऐसी है, नाम भी ऐसा है नवीन, कि हम नई चीजें हम करके दिखाएं, नई चीज करके दिखाएं। चलते चलते एक बात जो मैं जानना चाह रही हूँ कि बाबूजी का मंत्र था कि वेयर अदर्स सॉ वॉल्स ही सॉ डोर। राइट। आपका मंत्र? मेरा मंत्र भी यही है कि हम अपने ठीक रास्ते पे हम चलते चलें, और तकलीफें आती हैं तो बहुत से लोग उसमें मदद भी करते हैं। जो भी जीवन में काम किया, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, हर एक चीज में एक टीम एफर्ट है। अब अगर राजनीति में हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक टीम प्लेयर बन के हम काम करें, लोगों को साथ लेकर के काम चलें, और हम ठीक रास्ते पे चलेंगे तो उसमें बहुत से हजारों लाखों लोग जो हैं उनका आशीर्वाद भी होगा, उनका साथ भी होगा। और अगर हम सब अगर सच्चे मन से हम कोई काम करते हैं, अगर ईमानदारी से हम काम करते हैं, तो जरूर जो है ईश्वर भी हमारी उसमें मदद करते हैं और हमें कामयाबी मिलती है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ईमानदारी हर चीज में हो तो बहुत अच्छा भारत, या ये कहें कि हर भारतीय एक सुखद राष्ट्र की कल्पना कर सकता है। आप आज सवेरे में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।